नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुप्ता जी कॉमर्स वाले में। बेटा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेटा, आप जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, अकाउंट्स कहें या अकाउंटेंसी कहें, दिस इज़ कम्प्लीटली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। मतलब इसमें हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बट उस सब्जेक्ट की फाउंडेशन बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस अकाउंट्स को पढ़ते समय आपको बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं, बिकॉज बेटा ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए, और इस सब्जेक्ट में बहुत सारी टर्म्स हम यूज़ करते हैं। हर सब्जेक्ट में टर्म्स होती हैं, तो इस नए सब्जेक्ट की टर्म्स के बारे में आप पहले पढ़ लीजिए, ताकि अकाउंट्स पढ़ते समय जब ये टर्म्स आएंगी तो आपको इन टर्म्स के मतलब पता होंगे। द फर्स्ट टर्म इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे कहते हैं? देखो, अकाउंट्स में हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, बिजनेस ट्रांजैक्शन। और बिजनेस ट्रांजैक्शन का हिंदी मीनिंग होता है लेन देन। मतलब हर एक वो ट्रांजैक्शन जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे अफेक्ट पड़ता है, उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन की वजह से या तो कुछ बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस में से जा रहा है, लेन देन। बेटा, सेकंड टर्म है अकाउंट। अकाउंट इज अ स्टेटमेंट इन विच वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। मतलब अकाउंट एक वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, एक वो स्टेटमेंट है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? सेकंड इज कैपिटल। अब कैपिटल क्या होती है? इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन टर्म, सबको पता होगा कि भैया जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं, द ओनर, द बिजनेसमैन, मतलब बिजनेसमैन जितना पैसा बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है बेटा, कैपिटल तो वही है, लेकिन हम अकाउंट्स में बिजनेस और बिजनेसमैन को सेपरेट रखते हैं, और जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है उसे हम उसकी लायबिलिटी मानते हैं। मतलब बिजनेसमैन इज गिविंग अ टाइप ऑफ लोन टू द बिजनेस। ओके, मतलब बिजनेसमैन ने जितना पैसा बिजनेस में लगाया उसे कैपिटल कहते हैं, और वो एक तरह का बिजनेस के ऊपर लोन होता है। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? हाँ बेटा, जितना पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है उसे हम कहते हैं कैपिटल, और ड्राइंग इज द रिवर्स। क्योंकि जब बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है, जब भी उसे ज़रूरत होती है तो ज़रूरत के हिसाब से वो टाइम टू टाइम थोड़ा बड़ा पैसा कभी कभी निकाल लेता है। तो जितना पैसा उसने बिजनेस में से निकाला है उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। अब यहाँ पे समझना बेटा, जितना पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है उतना वो लोन है बिजनेसमैन का बिजनेस पे। उसी तरह से जितना पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में से निकाला है वो लोन है बिजनेस का बिजनेसमैन के ऊपर। मतलब बिजनेसमैन को उतना पैसा बिजनेस को वापस करना पड़ेगा, या फिर इसको हम इसमें से एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर? सो ड्राइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव कैपिटल, क्योंकि बिजनेसमैन ने जितना पैसा बिजनेस में लगाया वो कैपिटल हो गया, और जितना उसने निकाला वो ड्राइंग्स हो गया। तो ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से एडजस्ट कर लेते हैं। अब बेटा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को हिंदी में हम कहते हैं दायित्व। मतलब whatever the business has to pay, मतलब बिजनेसमैन को जो भी कुछ बिजनेस को जो भी कुछ पे करना है, जो भी कुछ उधारियां हैं उसके ऊपर,
उसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। अब इस लायबिलिटीज को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये करंट लायबिलिटी क्या होता है? करंट लायबिलिटी होता है बेटा, दिस इज द लायबिलिटी व्हिच इज पेड विद इन 12 मंथ्स। मतलब आज आपने कुछ उधार लिया, आप 2 महीने बाद वापस करोगे, तो उसे हम कहेंगे करंट लायबिलिटी। जैसा कि बिजनेस में लाइक वी बाय द गुड्स ऑन क्रेडिट एंड वी पे इट आफ्टर अ मंथ और आफ्टर 2 मंथ्स, तो उसे हम कहेंगे करंट लायबिलिटी। मतलब हर एक वो उधार जो 12 महीने से कम में चुकाया जाता है उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी वो है जिसका ड्यूरेशन 12 महीने से ज़्यादा होता है। मतलब सपोज मैंने बैंक से लोन लिया 5 साल के लिए, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। मैंने अपने किसी फ्रेंड से लोन लिया 2 महीने के लिए, तो वो करंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज आर पेड विद इन 12 मंथ्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज आर पेड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 5 साल, 10 साल। ठीक है, अब हम बात करते हैं असेट्स के बारे में। असेट्स इज एवरीथिंग व्हाट अ बिजनेस ओन। मतलब जो बिजनेस के पोसेशन में है, बिजनेस होल्ड करता है, उसे कहते हैं असेट्स। मतलब बिजनेस का जिस भी चीज़ों पे अधिकार है। मतलब फॉर एग्जाम्पल वी बॉट अ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग हमारी है, वी हैव द राइट ऑन दिस। हमने मशीन खरीदी, हमारी है। ओके, तो जितनी भी हमारी संपत्तियां होती हैं, असेट्स को हिंदी में कहते हैं संपत्तियां, जिन पे भी हमारा अधिकार है उन्हें हम असेट्स कहते हैं। असेट्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। अब करंट असेट्स क्या होती हैं? जो असेट्स विद इन 12 मंथ्स खत्म हो जाती हैं। मतलब जिन असेट्स की लाइफ लेस देन 12 मंथ्स होती है उसे हम कहते हैं करंट असेट्स, और जिन असेट्स की लाइफ 12 महीने से ज़्यादा की होती है उसे हम कहते हैं नॉन करंट असेट्स। समझ आती है बात बेटा? ये एग्जैक्टली लाइक लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में भी लाइफ स्पैन था 12 महीने से कम, करंट असेट्स का भी लाइफ स्पैन है 12 महीने से कम। ठीक है, और 12 महीने से ज़्यादा जिनकी लाइफ होती है उन्हें नॉन करंट असेट्स कहते हैं। अब नॉन करंट असेट्स को हमने 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स वो होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, विजिबल। ओके, और इनटेंजिबल असेट्स वो होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। इफ आई गिव यू सम एग्जांपल्स हियर, टेंजिबल असेट्स में आती है बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, कार, कंप्यूटर, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सब दिखाई देती हैं। इनटेंजिबल असेट्स का एग्जांपल है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो गुडविल, हमने किसी बिजनेस को खरीदा, उसके साथ साथ उसकी गुडविल को भी खरीदा, तो उसकी गुडविल क्या दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, लेकिन हमने पैसा दिया है उस चीज़ के लिए तो वो असेट मानी जाएगी। हमने पेटेंट राइट रिजर्व कराए, तो पेटेंट राइट रिजर्व कराने के लिए जो खर्चा हुआ हमारा, वो हमारी असेट है। बट पेटेंट राइट क्या दिखाई देते हैं? नहीं देते ना। सो इनटेंजिबल असेट्स। समझ आती है बात बेटा? नेक्स्ट पॉइंट इज रिसीट्स। रिसीट्स मतलब एवरी ट्रांजैक्शन इन विच वी रिसीव समथिंग, मतलब जहां पे हमें कुछ पैसा मिलता है, पैसे को मिलना ही रिसीट्स कहते हैं बस। अब ये रिसीट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। अब ये इसकी यहां पे भी बात वही आ रही है। रेवेन्यू रिसीट्स, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेशन छोटा होता है, कैपिटल रिसीट्स का ड्यूरेशन लंबा होता है।
अच्छा, अनदर एग्जाम्पल, रेवेन्यू रिसीट्स आर द रिसीट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर, मतलब ये रिसीट्स हम बार बार रिसीव करते रहते हैं। कैपिटल रिसीट हम एक बार में रिसीव करते हैं। रेवेन्यू रिसीट इज अ शॉर्ट अमाउंट, कैपिटल रिसीट इज अ लार्ज अमाउंट। ओके बेटा, इसको मैं एक अलग वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज इसमें बहुत कुछ है समझाने के लिए, लेकिन अभी इन शॉर्ट समझिए आप, कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती है जो एक बल्क अमाउंट हमें एक बार में मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का। मैंने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो क्या मैं हर महीने, हर 6 महीने में लोन लेता रहूंगा? नहीं। मैंने बैंक से लोन लिया, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब मैं उस लोन को रीपे कर दूंगा, तब दूसरे लोन के बारे में सोचेंगे। सो दैट इज कैपिटल रिसीट। पैसा आया, लेकिन उसका नेचर ऐसा नहीं है, रिकरिंग नहीं है, रीअकरिंग नहीं, मतलब बार बार इस तरह की हम रिसीट नहीं करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिल्डिंग बेच दी, बिल्डिंग बेचने से पैसा आया, तो क्या मैं बार बार हर महीने बिल्डिंग बेचता रहूंगा? नहीं। तो यहां पे आप कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का डिफरेंस समझिए। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? सपोज सेल, मैं सेल कर रहा हूं तो मेरे पास पैसा आया, और वो मैं बार बार करता रहूंगा, हर हफ्ते, हर महीने, है ना, रेगुलर। दूसरी चीज, सपोज मैंने अपनी बिल्डिंग की आधी बिल्डिंग मेरी खाली पड़ी हुई है, आधी बिल्डिंग में मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, तो खाली पड़ी हुई बिल्डिंग को मैंने किराए पे दे दिया, तो उसका किराया तो हर महीने मिलेगा ना मुझे। सो दैट विल आल्सो बी रेवेन्यू रिसीट। तो सबसे मेजर डिफरेंस दो ही है इसमें, कि रेवेन्यू रिसीट हम बार बार रिसीव करते हैं, कैपिटल रिसीट हम बहुत लंबे पीरियड के बाद रिसीव करते हैं। ठीक है। सेकेंडली, इसकी अमाउंट जनरली छोटी होती है और कैपिटल रिसीट्स की अमाउंट बड़ी होती है। ओके, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर। अभी एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज द रिवर्स ऑफ रिसीट्स। रिसीट्स में हमारे पास कुछ पैसा आता है, एक्सपेंडिचर में हम कुछ पैसा खर्चा करते हैं। बस खर्चा करना इज एक्सपेंडिचर। अब इस खर्चे को भी हमने इसी तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है भाई? बिल्कुल इसी तरह से जो हम कई साल में एक बार रिसीव करते हैं उसे कैपिटल रिसीट कहते हैं। सिमिलरली, जो हम आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो कभी खर्चा करते हैं उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे मैंने बिल्डिंग बेची और पैसा आया तो कैपिटल रिसीट, और मैंने अगर बिल्डिंग खरीदी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? which is done, like first of all it is of big amount, it is of large amount and done after a long period of time. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं, ओके, और जनरली इसकी अमाउंट छोटी होती है। अच्छा, एक और डिफरेंस मैं आपको अगर इसमें बताऊं, कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारी असेट्स बनती हैं। क्लियर? कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारी एसेट बनती है, मतलब मैंने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग से मेरी एसेट बन गई, लेकिन मैंने अगर अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करी तो उससे मेरी कोई एसेट नहीं बनेगी। ठीक है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेल्प अस इन इंक्रीजिंग आवर सेल्स। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेल को बढ़ाने के लिए किया जाता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बताया, आई एम पेइंग सैलरी टू माय स्टाफ, और वो स्टाफ मेरी मदद करता है मेरे बिजनेस को चलाने के लिए, मेरे प्रोडक्शन को करने के लिए, मेरी सेल को बढ़ाने के लिए। ठीक है। सो ऑल द एक्सपेंडिचर्स व्हिच आर इनकर्ड और व्हिच आर कनेक्टेड टू द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जो रोजमर्रा के खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं।
ठीक है। रोजमर्रा के खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं और आकस्मिक खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। हालांकि इसका मतलब आकस्मिक खर्चे नहीं है, लेकिन मतलब क्या है, जो हम कभी कभार करते हैं। अच्छा, अब ये भी इन्हीं का भाई ही है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द थर्ड कैटेगरी। एक्सपेंडिचर को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लेकिन मैंने इसे अलग कलर से क्यों लिखा, बिकॉज इट इज डिफरेंट। और भाई ये इन दोनों के बीच में आना चाहिए, क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द कैटेगरी व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तभी इसका नाम में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है। लेकिन डेफर्ड क्यों नाम रखा, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब मैं बहुत बड़ी अमाउंट का करता हूं तो उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अभी मैंने डिफरेंस बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ी अमाउंट का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटी अमाउंट का होता है। लेकिन जब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बड़ी अमाउंट का करता हूं और जो एक एसेट क्रिएट कर देता है उसे मैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहता हूं। अच्छा, अब मैं एक एग्जाम्पल की मदद से इसे समझाता हूं। बेटा जैसे सपोज मैंने एडवर्टीजमेंट दिया, अब न्यूज़पेपर में अगर एडवर्टीजमेंट दिया तो उसकी लाइफ कितनी है, 1 दिन, लोग 2 दिन तक 4 दिन तक याद रखेंगे बस। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने टीवी में ऐड दिया, तो सपोज टीवी में मैंने ऐड देने का 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया, 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो भी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वहीं पर मैंने अमिताभ बच्चन को साइन किया मेरे ऐड में आने के लिए। अमिताभ बच्चन ने कहा कि भैया हम एक बार शूटिंग करेंगे और वो क्लिपिंग आप आने वाले 5 साल तक यूज करते रहना। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया एंड ही इज चार्जिंग हैवी अमाउंट फॉर दिस। मतलब वो एक इसके लिए बहुत मोटी रकम मांग रहे हैं, मतलब सपोज 5 करोड़ रुपए। तो मैं उनको 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं और मुझे पता है क्योंकि इससे मेरी सेल बढ़ेगी, इससे मेरा एडवर्टीजमेंट बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। तो ठीक है, मैं उन्हें 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं, लेकिन 5 करोड़ रुपए किस लिए दे रहा हूं, एडवर्टीजमेंट के लिए। और एडवर्टीजमेंट किस लिए करते हैं हम, सेल बढ़ाने के लिए। तो इसका नेचर तो रेवेन्यू है ही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही है, लेकिन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बड़ी अमाउंट का है। सेकेंडली, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें बेनिफिट देगा आगे आने वाले 5 सालों तक, क्योंकि वो जो मैं 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं वो आगे आने वाले 5 सालों तक का कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है। तो आपको समझ में आती है बात। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें कई साल तक बेनिफिट्स देता है। सपोज मैंने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग मुझे कई साल तक बेनिफिट्स देगी। मैं बिल्डिंग को कई साल तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक यूज कर सकता हूं और एक बड़ी अमाउंट खर्च करता हूं। ये 2 मेन फीचर होते हैं बेटा इसके, कि ये मुझे बहुत लंबे टाइम तक बेनिफिट देगा और दूसरी बात बड़ी अमाउंट खर्च करनी पड़ती है। यहां पे मैंने सैलरी पे कर रहा हूं मैं, तो सैलरी छोटी अमाउंट होती है और सपोज एम्प्लॉय ने 1 महीने काम किया, 1 महीने की सैलरी दी मैंने, बस अगले महीने सैलरी नहीं दूंगा तो वो काम नहीं करेगा। तो इट गिव मी शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे दोनों बातें हो गई, बड़ी अमाउंट भी है, लॉन्ग ड्यूरेशन भी है। तो इसलिए ये कैपिटल नेचर का भी है आइटम और रेवेन्यू नेचर का भी है, जिसे हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स आर दोज पीपल टू whom वी सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट। मतलब जिनको हम उधार बेचते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है, उन्हें कहते हैं हम डेटर्स। क्लियर? नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बिल रिसीवेबल आर दोज बिल्स
जिसके अगेंस्ट मुझे पैसा मिलना है। मतलब बात वही आ गई, कहीं ना कहीं क्रेडिट सेल से रिलेशन है इसका। समझ आती है बात? क्रेडिट सेल, मैंने उधार बेचा और मुझे पैसा मिलना बाकी है, उसे हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को मिला के हमने एक कैटेगरी बना दी जिसका नाम रख दिया ट्रेड रिसीवेबल्स। ये भी एक रिसीवेबल अमाउंट है, ये मुझे मिलनी है। बिल रिसीवेबल ये भी एक रिसीवेबल अमाउंट है, तो इसको मिला के हमने एक कैटेगरी बना दी ट्रेड रिसीवेबल। ये दोनों की दोनों रिसीवेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ माई ट्रेड, माई बिजनेस। मैं इनको उधार बेच रहा हूं, इनको भी और इनको भी, तो उसको हमने कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अब बेटा नेक्स्ट जो है, इट इज द रिवर्स ऑफ दिस। जिनको मैं उधार बेचता हूं उसे कहता हूं डेटर्स, और जिनसे मैं उधार खरीदता हूं उन्हें कहते हैं क्रेडिटर्स। जिनको उधार बेचते हैं, जिनसे पैसा लेना है, उन्हें कहते हैं डेटर्स। जिनसे मैं उधार खरीदता हूं, जिनको पैसा देना है, उन्हें कहते हैं क्रेडिटर्स। इसी तरह से बिल्स पेबल, दीज आर दोज बिल्स अगेंस्ट विच आई हैव टू मेक द पेमेंट, मतलब जिनके अगेंस्ट मुझे पैसा देना है। अगेन इसी की तरह से मैंने इन दोनों को भी एक कैटेगरी में रख दिया और जिसका नाम रख दिया ट्रेड पेबल। मतलब इनसे मैं उधार खरीदता हूं, इनसे भी उधार खरीदता हूं, और जिनको मुझे दोनों को पैसा देना है। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज परचेज। इट इज अ वेरी वेरी कॉमन टर्म, लेकिन थोड़ा सा बेटा ध्यान से समझ लेना, यहां पे परचेज में टेक्निकलिटी क्या छुपी हुई है। यहाँ पे परचेज में हम बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, हर एक चीज़ को हम परचेज के अंडर नहीं लिखते। हम परचेज के अंडर सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को लिखते हैं जिनको हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं। मतलब सपोज मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैं लकड़ी खरीद रहा हूँ जिससे फर्नीचर बनाकर बेचूंगा, तो आई एम बाइंग रॉ मटेरियल फॉर माई फर्नीचर, तो परचेज में आएगा। या फिर मेरा एक फर्नीचर का शोरूम है जहाँ पे मैं बना बनाया फर्नीचर खरीद के बेचता हूँ, तो वो बना बनाया फर्नीचर खरीदना भी परचेज में आएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं उस फर्नीचर शोरूम के लिए एसी खरीदता हूँ, तो वो परचेज में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं एसी खरीद रहा हूँ बेचने के लिए नहीं, वहाँ पे मैं एसी खरीद रहा हूँ यूज़ करने के लिए। बात समझ में आती है? तो परचेज में हम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में लिखते हैं जो हम बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से या बेचने के मकसद से खरीदते हैं। बात समझ में आती है? नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न। ये इसका उल्टा ही है। परचेज रिटर्न में क्या आता है, कभी कभी हम वो खरीदी हुई चीज़ें वापस कर देते हैं। फिर याद रखना इस चीज़ में, मतलब जो मैंने बना बनाया फर्नीचर खरीदा अपने फर्नीचर शोरूम के लिए, उसमें से कोई एक प्रोडक्ट ख़राब निकल आया और वो मैंने वापस कर दिया, तो परचेज रिटर्न में आएगा। लेकिन सपोज़ मैंने अपने शोरूम के लिए 4 एसी खरीदे, उसमें से एक ख़राब निकल आया और उसको वापस करूँगा, तो वो परचेज रिटर्न में नहीं आएगा, क्योंकि जब मैंने एसी खरीदे थे तब भी मैंने उसे परचेज में नहीं लिया था, तो उसे वापस करते समय भी परचेज रिटर्न में नहीं लेंगे। नेक्स्ट है सेल्स। सेल इज अगेन, सेल में भी हम वही चीज लेते हैं जिस चीज का हमारा बिजनेस है। जिस चीज का हमारा बिजनेस किस चीज का है? फर्नीचर का शोरूम है हमारा, ठीक है? एक्चुअली नहीं है। सपोज अगर हमारा फर्नीचर का शोरूम है और मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ, तो वो आएगा सेल में। लेकिन अगर मैंने एक पुराना एसी जो ख़राब हो गया था, अगर मैं उसे बेच रहा हूँ या फिर कोई पुरानी मशीन बेच रहा हूँ, वो सब सेल्स में नहीं आएगा। सेल में आता है जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, उसकी बार बार जो सेल होती रहती है, उसे हम सेल्स में लेते हैं। इसी तरह से जब वो सेल्स रिटर्न आती है, सपोज कुछ डिफेक्टेड गुड्स पहुंच गए कस्टमर के पास, तो वो हमें वापस करते हैं।
तो उसे हम सेल्स रिटर्न में लेते हैं। यस, गुड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। गुड्स क्या होता है? ये एग्जैक्टली इन्हीं चारों से कनेक्टेड है। मतलब जिस भी चीज़ का हमारा बिजनेस है उसे गुड्स कहते हैं। हम बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। जैसे सपोज हमारा फर्नीचर का शोरूम है, हम उसमें फर्नीचर भी खरीद रहे हैं, एसी भी खरीद रहे हैं, कंप्यूटर भी खरीद रहे हैं, फैंस भी खरीद रहे हैं, लाइट्स भी खरीद रहे हैं। ओके, लेकिन जिस चीज़ को हम बेचने के मकसद से खरीदते हैं उसे गुड्स कहते हैं। एंड गुड्स इफ परचेज्ड कम इन परचेज अकाउंट एंड इफ सोल्ड कम अंडर सेल्स अकाउंट। सिंपल। जब भी गुड्स खरीदे जाते हैं, अब गुड्स ध्यान रखना, गुड्स क्या है? गुड्स इज आवर मेन प्रोडक्ट। मतलब अगर हमारा फर्नीचर का शोरूम है तो फर्नीचर विल बी आवर गुड्स। सपोज मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का बिजनेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का शोरूम है, तब एसी खरीदना, रेफ्रिजरेटर खरीदना, वो सारे हो जाएंगे मेरे लिए गुड्स। ठीक है? तो जिस भी चीज़ का हमारा बिजनेस है उसको कहते हैं गुड्स, और उसे खरीदते समय परचेज अकाउंट में लिखते हैं और बेचते समय सेल्स अकाउंट में लिखते हैं। अब बेटा नेक्स्ट आता है स्टॉक। ये भी इसी से कनेक्टेड है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज अनसोल्ड गुड्स। मतलब जो हमने गुड्स खरीदे थे वो बेचने के लिए खरीदे थे, लेकिन जितने नहीं बिके वो हमारे पास रहेंगे, उनको हम कहते हैं स्टॉक। या फिर दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज अनदर नेम ऑफ स्टॉक ओनली। तो स्टॉक इज अनसोल्ड गुड्स। बेटा नेक्स्ट आता है एक्सपेंस। हाँ, अब ये एक्सपेंस जो है ये एक्सपेंडिचर का ही दूसरा पार्ट है। एक्सपेंस क्या है बेटा? ये जैसे मैंने बताया था, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस कह सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंस इज डन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो खर्चे हमारे विद इन 12 मंथ्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब जिन खर्चों का लाइफ स्पैन छोटा होता है उसे एक्सपेंस की कैटेगरी में रखते हैं। वेरी सिंपल। मतलब कह सकता हूं मैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अनदर नेम ऑफ एक्सपेंस। दीज आर सिमिलर। अब बेटा ये तीन टर्म समझिए जो देखने में एक जैसी लगती हैं, प्रॉफिट, गेन, इनकम। ये तीनों लगभग सेम ही लगती हैं। मतलब शायद आपको लगता होगा तीनों एक ही जैसी हैं, लेकिन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रॉफिट क्या होता है भैया? जो हम बिजनेस चला रहे हैं उसमें हमने जितना भी पैसा कमाया, ओके, तो अगर मैं एक चीज़ कहूँ, मेन बिजनेस एक्टिविटी, मतलब जैसे मैंने बताया मेरा फर्नीचर का शोरूम है, तो फर्नीचर को खरीदने और फर्नीचर को बेचने से जितना मैंने पैसा कमाया वो आएगा प्रॉफिट में। लेकिन गेन क्या होता है? गेन इज आल्सो रिलेटेड टू बिजनेस। मतलब ये दोनों की दोनों बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन ये रिलेटेड है बिजनेस एक्टिविटीज से और ये रिलेटेड है अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर को खरीदने बेचने से जितना पैसा कमाया वो आएगा प्रॉफिट में। लेकिन मेरे फर्नीचर शोरूम में एक पुराना एसी पड़ा हुआ था जिसकी वैल्यू थी 10,000, लेकिन मुझे कोई बंदा मिल गया जो कह रहा है, मतलब जिसे मैंने 15,000 में बेच दिया, तो 5,000 रुपये मैंने कमा लिया, तो वो आएगा गेन। मतलब ये मेरी कोर बिजनेस एक्टिविटीज का रिजल्ट है और ये भी मेरी बिजनेस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। लेकिन जो इनकम बात आती है ये मेरे बिजनेस से कहीं कनेक्टेड नहीं है, लेकिन तब भी मैं बिजनेस में रिकॉर्ड करता हूं। क्यों?
अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खरीद ली, उसके आधे में मैंने शोरूम खोल दिया। तो मैंने ये सोच के खोला कि भाई आगे बिजनेस बढ़ेगा तो आगे एक्सपेंड कर लेंगे उसे। तो लेकिन अभी आधी बिल्डिंग मेरी खाली पड़ी है। मैंने कहा जब तक मैं बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ तब तक ये आधी बिल्डिंग मैंने किराए पे दे दी। तो उससे मुझे किराया आ रहा है, लेकिन उससे मेरे शोरूम का कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं है। बट दिस रेंट विल बी रिकॉर्डेड एज इनकम। बात समझ में आती है? मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। देखो बिजनेस को, मतलब बिजनेस के जो गुड्स हैं, मतलब मेरा बिजनेस था फर्नीचर शोरूम का, फर्नीचर शोरूम। तो फर्नीचर को खरीदने बेचने से जो मुझे फायदा होता है वो प्रॉफिट। उस शोरूम में और भी बहुत सारी चीजें हैं। सपोज मुझे उसे बेच के, सपोज मैंने पुराना फर्नीचर बेच दिया या फिर पुराना अपना लैपटॉप बेच दिया, उससे अगर मुझे कुछ फ़ायदा हुआ वो आएगा गेन में। और इनकम इज दैट मनी विच वी आर अर्निंग आउट ऑफ द बिजनेस। उसका बिजनेस से कहीं तक कोई कनेक्शन, हाँ, लेकिन ये बिल्डिंग बिजनेस की ही है, इसलिए वो रेंट बिजनेस की इनकम में आ रहा है। क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट टर्म है आपकी लॉस। लॉस सबको पता है, मतलब नुकसान। यहां पे हम 3 जगह पैसा कमा रहे हैं और यहां पे पैसा गवा रहे हैं। हाँ, अब इसकी कोई कैटेगरीज नहीं है। पैसा कमा रहे हो तो हम ये जरूर देखें कि कहां से कमा रहे हो। बिजनेस से कमा रहे हो तो प्रॉफिट होगा, बिजनेस के किसी और आइटम से कमा रहे हो तो गेन होगा, और आउट ऑफ बिजनेस कमा रहे हो तो इनकम होगा। लेकिन अगर पैसा गवा रहे हो तो उसकी एक ही कैटेगरी है, लॉस। या तो फर्नीचर को बेच के लॉस हुआ तब भी लॉस है, मैंने पुराने कंप्यूटर को बेचा और लॉस हुआ तब भी लॉस है, और यहाँ पे मेरी सेकंड बिल्डिंग में कुछ नुकसान हो गया तो वो भी लॉस ही है। लॉस इज जस्ट द लॉस। नेक्स्ट टर्म है हमारी कॉस्ट। कॉस्ट हर कोई जानता है। कॉस्ट मतलब गुड्स को बनाने में हमारी जितना पैसा लगता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और लागत। किसी भी, सपोज मैंने एक टेबल खरीदी, सपोज मैंने बताया ना शोरूम है हमारा फर्नीचर का, तो मैंने एक टेबल खरीदी 10,000 रुपये की, जिसमें 1,000 रुपये भाड़ा लग गया, तो उसकी कॉस्ट कितनी बैठी मुझे? 11,000 रुपये। ठीक है, और मैं उसे अगर 15,000 में बेचता हूँ तो मेरा प्रॉफिट हुआ 4,000 रुपये का। कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नेक्स्ट इज वाउचर। बेटा वाउचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, तो बेटा आज ये चीज़ याद रखना कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते अगर हमारे पास उसका वाउचर नहीं है। तो वाउचर इज जस्ट द एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन का सबूत और रिटन डॉक्यूमेंट। मतलब जैसे सपोज हमने गुड्स खरीदे तो हमें एक बिल मिला होगा, सपोज हमने गुड्स बेचे तो हमने एक बिल दिया होगा। अब आप ये कहेंगे सर हमने बिल दे दिया तो हमारे पास कहाँ रहेगा? हमारे पास उसकी एक कॉपी रहती है। ठीक है, सो दैट कॉपी ऑफ द बिल विल वर्क एज वाउचर। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का एक बिल होना ज़रूरी है, एक वाउचर होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी हमारे ट्रांजैक्शंस, तभी हमारे रिकॉर्ड्स, तभी हमारे अकाउंट्स वैलिड माने जाते हैं। नेक्स्ट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स, अगर आपको याद हो मैंने बताया था डेटर्स, तो डेटर्स से ही बना है डेट्स, और बैड का मतलब बुरे। तो बुरे डेटर्स कौन होते हैं? बुरे डेटर्स भैया जो जिन्होंने हमसे उधार तो ले लिया लेकिन अब पैसा वापस देने में को मना कर रहे हैं, पैसा वापस देने के टाइम पे आनाकानी कर रहे हैं। तो बैड डेट्स आर दोज डेटर्स विच आर नॉट रियलाइजेबल, मतलब जिनसे पैसा नहीं मिल रहा। जो डेटर्स हमारा पैसा नहीं दे रहे उनको हम बैड डेट्स कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, यस। अब बेटा ये 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, इसे समझ लीजिए। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब
मतलब हमने उनसे कहा कि भैया एक पेन खरीदोगे तो 50 रुपये का, और 10 पेन खरीदोगे तो 45 ईच लगा देंगे, और 100 पेन खरीदोगे तो 40 ईच लगा देंगे. सो दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. बेटा ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन फॉर द बल्क ऑर्डर्स. ठीक है, मतलब हम ट्रेड डिस्काउंट इसलिए देते हैं ताकि बायर बड़ी से बड़ी क्वांटिटी में हमारे गुड्स खरीदे. ठीक है, और कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हम ये कहते हैं कि भैया अगर हमें आप एक हफ्ते में पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे, और अगर आज ही की आज पेमेंट कर दोगे तो 5% डिस्काउंट देंगे, और अगर एक महीने बाद पेमेंट करोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं देंगे. मतलब कैश डिस्काउंट इज गिवन टू मेक अर्ली पेमेंट्स, मतलब ताकि हमारे डेटर्स जल्दी से जल्दी पेमेंट करें, ताकि जल्दी पेमेंट करने में उन्हें फ़ायदा नज़र आए. उन्हें लगता है कि अगर एक हफ्ते में पेमेंट दे देंगे तो हमें कम पैसा देना पड़ेगा, और आज तुरंत पैसा दे देंगे तो और भी कम पैसा देना पड़ेगा, और अगर एक महीने बाद देंगे तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा. तो हम कैश डिस्काउंट इसलिए देते हैं ताकि वो हमारी पेमेंट जल्दी से जल्दी कर दें, और उस पेमेंट से फिर हम आगे अपना बिजनेस चलाते रहें. क्लियर? हाँ, रिबेट. रिबेट क्या होता है? रिबेट, हालांकि अभी तक आपको लगता होगा डिस्काउंट एंड रिबेट इज सेम, लेकिन अब टेक्निकलिटी समझिए इसमें. डिस्काउंट को मैंने आपको समझा दिया क्यों देते हैं, रिबेट क्यों दी जाती है. रिबेट इसलिए दी जाती है, सपोज हमारे कस्टमर ने कहा कि भैया एक आपकी टेबल ख़राब आ गई है जिसका एक पाया हिल रहा है, जिसका एक सपोज XYZ पार्ट ख़राब है. तो अब वह कह रहा है कि भैया हम ये टेबल वापस भेज रहे हैं. तो मैंने उससे कहा कि भाई ऐसा करो, उसे सही कराने में कितना पैसा लगेगा, 100 रुपये, 200 रुपये. मैं आपको 500 रुपये की छूट दे रहा हूँ आपको. आप मुझे उस 15,000 की टेबल की जगह 14,500 दे देना, 14,500 रुपये दे देना. तो अब वो भी खुश हो गया, उसे 100 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है, 500 रुपये की रिबेट मिल गई. तो ये हम डिस्काउंट देते हैं सेल करने से पहले. सेल करने से पहले ही मैंने बता दिया कि भैया ये पेन खरीदोगे, अगर एक खरीदोगे 50 रुपये का, 10 खरीदोगे 45 ईच पड़ेगा, और अगर 100 खरीदोगे 40 ईच पड़ेगा. मतलब बेचने से पहले बता दिया, और बेचते समय ही बता दिया कि भैया अगर आज पेमेंट कर जाओगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा, एक हफ्ते के अंदर पेमेंट करोगे 2% डिस्काउंट मिलेगा, और उसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा. तो बोथ ऑफ दीज डिस्काउंट आर अनाउंस्ड एट द टाइम ऑफ सेल. मतलब ये दोनों के दोनों डिस्काउंट हम सेल के टाइम पे ही डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन रिबेट इज डिक्लेयर्ड आफ्टर सेल. ये हम बेचने के बाद, मतलब एक स्पेशल कंडीशंस में, या फिर बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, या फिर वो हमसे ये कह रहा है कि भैया हमसे आपकी टेबल नहीं बिक रही, आप अपनी टेबल से वापस ले जाइए. तो हमने कहा भाई ऐसा करो, हम सस्ता लगा देंगे. तो मतलब सेल करने के बाद, वंस एवरीथिंग इज फाइनलाइज, उसके बाद फर्दर अगर हम कुछ अमाउंट का रिडक्शन करते हैं उसे कहते हैं रिबेट. अब बेटा नेक्स्ट, दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब इसी पे पूरी अकाउंट्स टिकी हुई है. आप ये समझ लीजिए, हर एक जो भी हम अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट को हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं. वन इज लेफ्ट हैंड साइड, द अदर वन इज राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड. ठीक है, तो अकाउंट का मतलब लेफ्ट हैंड पोर्शन ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट, एंड राइट हैंड पोर्शन ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट. अकाउंट का लेफ्ट हैंड वाले पोर्शन को हम डेबिट साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को क्रेडिट कहते हैं. दैट्स ऑल. अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? मैंने बताया हम असेट्स खरीदते हैं और उन्हें कई सालों तक यूज करते रहते हैं, लेकिन यूज करने से उसकी वैल्यू कम होती है. सपोज मैंने एक मशीन खरीदी,
आज एक मैंने मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, तो क्या 4 साल बाद भी वो 10 लाख रुपए की बिक जाएगी? नहीं बिकेगी ना, कम की बिकेगी। तो क्या 4 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी वैल्यू कम हो गई? नहीं, मैंने 4 साल तक रेगुलरली इस मशीन को यूज़ किया, इस वजह से इसकी वैल्यू गिरी ना। तो इट मीन्स उसकी वैल्यू रोज़ाना गिर रही है। जितने दिन मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ रोज़ाना उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो मैं इसको हर साल उसकी कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। जो भी मैं असेट्स यूज कर रहा हूं उसकी हर साल जितनी वैल्यू डिक्रीज होती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। नाउ एंटिटी क्या होता है बेटा? जैसे मैंने पहले बताया था, बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, इसीलिए हम बिजनेस और बिजनेसमैन को सेपरेट मानते हैं और हम अकाउंट्स बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के, बिजनेसमैन के अकाउंट्स नहीं बनाते हम ये मान के चलते हैं बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस एक सेपरेट बॉडी है और बिजनेसमैन सिर्फ उसे उधार दे रहा है। बस बिजनेसमैन ने जितना भी पैसा बिजनेस में लगाया वो हम मानते हैं बिजनेसमैन ने हमें लोन दिया, बस। दैट इज द मीनिंग ऑफ एंटिटी। मतलब हम बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं, बिजनेसमैन को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं, सेपरेट बॉडी। दैट्स ऑल। अब एंट्री क्या होता है बेटा? मैं ये कह रहा हूं लाइक हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये अकाउंट बनाया, मैं यहां पे ट्रांजैक्शन को लिखूंगा, तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शंस को अकाउंट में लिखना ही एंट्री कहलाता है। एंट्री का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस को उसकी प्रॉपर प्लेस पे रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? ये बैड डेट से ही कनेक्टेड है। मतलब जो अपना पैसा उधार देने में कैपेबल है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंट उसका रिवर्स है। जो अपना पैसा अपने उधार का पैसा देने के कैपेबल नहीं है उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। मतलब एक डेटर है जिसको मतलब मुझे 10,000 रुपये देने हैं और अगर वो देने लायक है तो मैं कहूँगा सॉल्वेंट है, लेकिन दे नहीं रहा, बैड डेट। लेकिन वो 10,000 रुपये उसने मुझे देने हैं और देने लायक ही नहीं है, मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि वो मुझे पैसे वापस कर सके, तो मैं कहूँगा इंसॉल्वेंट। मतलब ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ पेइंग द मनी। इंसॉल्वेंट वो बंदा होता है जो अपने डेट्स को पे करने लायक नहीं होता। प्रोपराइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेसमैन को कहते हैं प्रोपराइटर। लेकिन यहां पे छोटा सा पॉइंट ये है, प्रोपराइटर इज द सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। मतलब अगर किसी बिजनेस का एक ओनर है तो उसे हम कहते हैं प्रोपराइटर, और अगर किसी बिजनेस के एक से ज्यादा ओनर्स हैं तो उन्हें हम कहते हैं पार्टनर्स। सो बेटा, इज इट क्लियर? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना, और अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक बटन दबाना। लेकिन लाइक या डिसलाइक में से एक बटन ज़रूर दबा के जाना। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।